हेलो स्टूडेंट, देखिए ना, आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर की एक पेपर है थर्ड नंबर का, जिसमें कि 2 यूनिट इसमें मौजूद हैं। चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट इस थर्ड पेपर की इष्टतम प्राविधिककारी ये बुक जो है इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इष्टतम कार्य प्रविधि में सामान्य क्या चीज़ दी है। इस का जो चैप्टर नंबर 1 है, वो जो कोर्स में है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है एलपीपी। क्या है? एलपीपी। ये एक पहले चैप्टर का नाम है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। तो ये कहता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारे पास में जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ दी है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं किसी भी समीकरण में एलपीपी के अंदर हमारे को यहाँ पर कुछ समस्याएं दी होती हैं, जिसका कि अधिकतम और न्यूनतम निकालना होता है, लेकिन ये निर्भर करता है उसके प्रतिबंध पर और उसमें दी गई कुछ संख्याओं पर। अब यहाँ प्रतिबंध भी हमको दिया है और स्टेटमेंट भी दे रखा है और ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है। तो अगर तीनों चीज़ दिया है तो ये एलपीपी को जो सॉल्व करने की जो विधि है वो है सिंप्लेक्स मेथड। क्या है? सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड। इस मेथड के अनुसार हमें एलपीपी के अंदर जो दी गई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो अगर एलपीपी में हम इसको सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो चीज़ आपको दी है सबसे पहले वो देखना होगा कि सबसे पहले तो हमारे को स्टेप नंबर 1 ये देखना होगा कि उद्देश्य फलन क्या है। उद्देश्य फलन, एक तो आपको इसको पता लगाना पड़ेगा कि उद्देश्य फलन क्या है, ठीक है। उद्देश्य फलन को कहते हैं हम सामान्यतः उद्देश्य फलन अपने लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा आपको प्रतिबंध दिया होगा, प्रतिबंध। तीसरा आपको इसमें जो चीज दी है वो होती है ऋणोत्तर प्रतिबंध। ऋणोत्तर प्रतिबंध, 3 चीजें मिलेंगी हमको। अब इन 3 चीज़ों में, यानी एलपीपी के अंदर ये 3 चीज़ें आपको दी होंगी और कहेगा सॉल्व। अब सॉल्व करना है तो सबसे पहले उद्देश्य फलन हमको जेड में मिलेगा। किस में मिलेगा? जेड में। लेकिन जेड में मिलेगा, ये रैखिक होगा। ये भी हमें देखना है कि ये किस में होगा? रैखिक समीकरण के रूप में होगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो उसमें हमसे मैक्सिमम या मिनिमम 2 चीज़ें पूछ सकता है वो उद्देश्य फलन में। उद्देश्य फलन जेड के रूप में एक रैखिक समीकरण होगा, यानी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह का जेड =ax + by, इस टाइप का। और सी जेड भी हो सकता है, अगर दिया हो तो 2 की जगह 3 का दिया हो तो सी जेड भी हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उद्देश्य फलन में पूछा क्या है, क्या वो रैखिक है। एक तो ये देख लो, क्या उसमें मैक्सिमम और मिनिमम में से क्या चीज़ पूछी है। दोनों एक साथ पूछ सकता है या दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है। फिर आता है प्रतिबंध, यानी यहाँ पर प्रतिबंध हमारे पास में किसी भी रूप में दिए हुए हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स कहना है प्रतिबंध। अब प्रतिबंध होगा जैसे कि वैसे तो जनरली आपको ज्ञान होगा कि प्रतिबंध कहते हैं समीकरण को, और असमीकाएँ भी होती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो समीकरण रूप होगा या असमीका रूप होगा। असमीका रूप, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। अब हमारे पास जो भी समीकरण दे रखे होंगे, 2, 3, 4 जो भी दे रखे होंगे ना, उनके अंदर या तो ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल आदि के चिन्ह होंगे, और एक इक्वल भी हो सकता है। हमारे को जो समीकरण दिए होंगे ना, उसमें इस तरह के 5 तरह के चिन्ह में से कोई भी एक, प्रत्येक समीकरण में इनमें से कोई सी भी एक हो सकता है। फिर आता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। ऋणोत्तर प्रतिबंध का मतलब है कि यहाँ जो आपने वेरिएबल जो काम में लोगे ना, ये जैसे वेरिएबल है एक x और दूसरा y है,
तो x और y की स्थिति क्या है? x और y सामान्यतः तो यहाँ पर x और y को हम ये कहता है ऋणोत्तर शब्द। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। क्या? नॉन नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं होगा तो इट मीन्स ग्रेटर इक्वल 0। ये भी ग्रेटर इक्वल 0, तो ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 ही मिलेंगे। क्या चीज? दोनों ही ग्रेटर 0 मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में जो ये रेस्ट्रिक्शन आया ना, प्रतिबंध, ये प्रतिबंध जो है हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन कहलाते हैं ये, है ना। तो ज़्यादा आपको उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब हमारे पास में किसी भी एलपीपी को सरल करने के लिए सबसे पहले उद्देश्य फलन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई उद्देश्य फलन आप कैसे सरल करोगे। अब आता ये है कि इस उद्देश्य फलन को सरल करने के लिए हम क्या करें। 2 विधियाँ हैं या सामान्यतः कि जब हम इसका हल कर लेंगे तो हल हमारे को या तो ऑप्टिमस सॉल्यूशन मिलेगा या मिलेगा आपके फेजिबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल और इष्टतम हल। दो तरीके का होगा इसमें। अगर अपन हल करेंगे ना तो हल 2 का तरीका होगा, या तो ऑप्टिमस सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमस ओएस के रूप में, या होगा एफएस के रूप में, ऑप्टिमस या फेजिबल सॉल्यूशन के रूप में। तो ये तो मैंने केवल ऊपर की बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे अब सवाल पर कि भाई ये किस तरह से सॉल्व करनी है। हाँ, तो अब देखिए एलपीपी के अंदर अब जैसे यहाँ हमारे पास में कि 2 चर वाली असमीकाएं हैं। असमीकाएं दी हैं, असमीकाओं का हल। मैं आपको क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं ले जाना चाह रहा, पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम असमीकाओं को कैसे हल करते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे भूल जाते हैं कि भाई हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि जैसे कि एक इक्वेशन है कि 2x + 3y ग्रेटर 5, या आपके ये समझ लो कि ग्रेटर 6 है। तो इसको हमें किस प्रकार से हल क्षेत्र बताना है, यानी एक तो 2 तरह के सॉल्यूशन हो गए, ऑप्टिमस सॉल्यूशन और एक हो गया फेजिबल सॉल्यूशन। अब इसका सुसंगत हल यानी फेजिबल सॉल्यूशन क्या निकालेंगे ये बताना है आपको। तो इसका हल जो है ना यहाँ पर ये हल क्या निकलेगा देखिए। अब इसको आपको जैसा आपने पढ़ा भी होगा तो कहीं के सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी संगत समीकरण। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुई तो इट मीन्स 2x + 3y = 6 करके लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि इसके लिए जो सारणी बनाओगे वो सारणी इस प्रकार बनानी है कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सारणी के लिए आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर x 0 है तब y क्या होगा। y अगर x 0 रख दिया तो 3y = 6 है ना। यहाँ लिख लो आप 3y = 6, तो देन y = 2। फिर अगर आपने y 0 लिख लिया तब 2x = 6, 2x = 6 तो x बराबर कितना होगा 3। इसका मतलब अब जो मेरी टेबल बनी ना वो टेबल किस बात पे निर्भर करेगी, वो टेबल इस बात पे निर्भर करेगी कि भाई इसमें मान क्या क्या आया आपका। तो जो मान आपने निकाला ना वो रख के देखो भाई मान क्या आया। तो मान रखते हैं, देखो यहाँ पर x एंड y। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या हुई 2, और अगर y की 0 है तो x की वैल्यू क्या हुई 3। मैंने अभी ये 2 ही लिखे हैं, अपन 2 से ही काम चलाएंगे। बाकी अगर जहाँ इक्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा दे रखी हो और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूँ, बाइसेक्ट करती हूँ, तब आप और भी निकाल सकते हैं।
अब देखिएगा यहाँ पर जब किसी असमिका में अचर पद दिया होता है तब हमें यहाँ एक काम में देते हैं एक मूल बिंदु। तो मूल बिंदु 0 0 से क्या, ये क्यों काम में लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये असमिका की स्थिति बतानी है कि इसका हल क्षेत्र किस ओर होगा। सो मैं यहाँ x और y दोनों जगह 0 रखता हूँ। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर 6। इसका मतलब 0 ग्रेटर 6 हुआ, यानी 0 6 से बड़ा है या नहीं। अब यहाँ आता ये है कि हम इस जगह पर आकर कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ ग्रेटर है कौन सी लेस है। मैं आपको बता देता हूँ कि 0 की स्थिति 4 चीज़ों से ढूंढनी होती है कि 0 ग्रेटर पॉजिटिव टर्म, 0 लेस नेगेटिव टर्म, 0 ग्रेटर नेगेटिव टर्म, 0 लेस पॉजिटिव टर्म। अब ये 4 पॉइंट है मेरे पास में, तो इनमें से कौन से 2 ऐसे हैं और कौन से 2 ऐसे हैं जो फॉल्स हैं, कौन से 2 ऐसे हैं जो ट्रू हैं। 0 पॉजिटिव से बड़ा, 0 नेगेटिव से छोटा, ये दोनों स्थितियां हमारे पास में गलत असत्य आती हैं। भाई ये बात असत्य है और यहाँ ये दोनों बातें इसमें सत्य हैं कि 0 नेगेटिव से बड़ा होता है परंतु पॉजिटिव से छोटा होता है ना। तो ये मैंने आपको बताना चाहा था कि अगर ये 4 चीज़ें हमको ज्ञान है तो हम यहाँ ये सिचुएशन जो आई ना कि 0 ग्रेटर 6 क्या है इस जगह पर, एक पॉजिटिव टर्म, धनात्मक संख्या। तो आप इसको ये बता सकते हो कि सब 0 अगर 6 से यहाँ बड़ा कह रहा है तो ये कथन कैसा हुआ, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी आपको लिखना पड़ेगा कथन असत्य है। कथन असत्य हो गया। अब कथन असत्य हो गया तो हल क्षेत्र किस ओर होगा। देखिए सर, अगला पॉइंट आता है हल क्षेत्र। अब आपको यहाँ हल क्षेत्र बताना होगा। तो हल क्षेत्र असत्य की स्थिति में, सत्य और असत्य होने पर ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है, भिन्न है। सत्य में तो हल क्षेत्र होगा उसी ओर और असत्य होने पर उसके विपरीत होगा। तो यानी यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु की से परे, मूल बिंदु से परे। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था कि असत्य होने पर ही परे आएगा और सत्य होने पर की ओर आएगा। मूल बिंदु से परे का मतलब मूल बिंदु के विपरीत या मूल बिंदु से दूसरी ओर, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप काम में ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमको देखना था। फिर आएगा अपने यहाँ लास्ट में लेखा चित्र, यानी डायग्राम। लेखा चित्र बनाना है अब इस जगह पहुंचकर, तो डायग्राम बनाएंगे ना तो इस टेबल का उपयोग जरूर करेंगे हम, इस टेबल का ही। तो आपको डायग्राम बनाना आता ही है कि 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि ये जैसे एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, ठीक है, नीचे नेगेटिव वाई और बीच में 0। अब एक एक सेमी पर, एक एक बड़े खाने पर, यानी जो बड़ी बड़ी लाइनें गहरी गहरी लाइनें होती हैं ना, वो एक एक सेमी पर होती हैं। तो क्यों नहीं हम उनमें एक एक नंबर डालना है, 1 2 3, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, ऊपर लिखो 1 2 और 3, नीचे लिखो -1 -2। अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो आपने डाल लिया, लेकिन ये निशान जो डालने का है ना, ये प्रोसेस किस बात पे निर्भर करेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कितने अंक मुझे डालने हैं। मैं x की पॉजिटिव और मतलब मैक्सिमम और मिनिमम देखता हूँ, तो 0 से 3 है तो मुझे उधर का पॉजिटिव ही भाग ज़्यादा चाहिए। y में भी यही है कि 0 से 2 है मैक्सिमम, 0 मिनिमम है। तो ये पहले ही क्वाड्रेंट में सब कुछ हो जाएगा। अब पहला कोऑर्डिनेट हुआ है x का मान 0 y का मान 2, ये वाला। तो यहाँ आप लिखोगे x का मान 0 y का मान 2, ठीक है, आगे ना आपके समझ में। दूसरा लिखोगे 3 पर 0, यानी x का मान 3 y का मान 0, ये लो। अब ये 2 बिंदु ही हमने काम में लिए थे। तो एक समीकरण को मतलब एक रेखा को यानी लाइन को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 पॉइंट अगर आपने निकाल लिए होंगे तो ठीक है, आप उसकी रेखा बना सकते हो, क्योंकि दोनों को मिला देना वाया स्केल, यानी स्केल की सहायता से हम इनको मिला देते हैं। और ये मैंने मिला दिया। मिला देने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि ये देखना है कि इस रेखा के किस ओर आपको मूल बिंदु दिया है, किस ओर मूल बिंदु दिया है। तो रेखा को यहाँ पहुँचकर
जैसा आसक्ति कहा था। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर मूल बिंदु से परे हल क्षेत्र, तो रेखा तैयारी, यानी अब ये जो समीकरण आया ना इसका नाम लिख देते हैं अपन। यहाँ जो आपने को ज्ञात हुई है वो है 2x + 3y। अब ग्रेटर 6, अब इसमें ग्रेटर और लेस इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो लाइन मैं अब काट रहा हूँ ये आपको क्या चीज़ बताने के लिए काटनी पड़ रही है मेरे को। देखिए ये डॉटेड में लाइन क्यों खींची है, डॉटेड में लाइन खींचने का मतलब है कि जब, यहाँ बता देता हूँ इधर से लिखकर, कि जब ये लेस या ग्रेटर या लेस ये चिन्ह हो तो रेखा बिंदुवत होगी, ठीक है। और अगर मान लो ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल चिन्ह हो तो रेखा सरल होगी, यानी स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। ये दो स्थितियां हैं, हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने केवल आपको, ये भी मैंने फॉर्मली याद करने के लिए बताया है, ये भी मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना कि ये क्या है। अब ये देखिए ये लाइन मैंने डॉटेड क्यों करी, पहले तो मैंने स्ट्रेट खींच दी थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये देखिएगा कि यहाँ लाइन है, यहाँ आपको दे रखा है ग्रेटर खाली, तो खाली ग्रेटर चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें इक्वल चिन्ह नहीं है, इक्वल चिन्ह नहीं है ना, नहीं है तो फिर आपको ये लाइन डॉट में खींचनी पड़ेगी। अच्छा, मूल बिंदु से परे, रेखा के मूल बिंदु नीचे की ओर है तो परे का मतलब ऊपर की ओर, तो छायांकन भाग हम किधर की ओर करेंगे, ऊपर की ओर इसका। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखनी होगी कि वो आपको साथ में ऋणोत्तर संख्याएं देगा, यहाँ वो आपको लिख कर देगा x > 0 और y > 0। इन दोनों का क्या मतलब होगा, x > 0 का मतलब है कि x का मान धनात्मक, इतना तो जानते ही होंगे ना अब भाई x > 0 का क्या अर्थ होता है। वही प्रश्न ने कहा कि साहब x > 0 एक ऋणोत्तर पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव x अक्ष की ओर, ये इस ओर बताएगा, और y > 0 का मतलब है ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव y अक्ष की ओर, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इस x ग्रेटर का मतलब है कि ये लाइन इधर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर y ग्रेटर। अब ये देखिएगा ये तीनों ही जो रेखाएं हैं, तीनों का जो छायांकन भाग है वो किस ओर जाकर मिला भाई। इस रेखा ने तो कहा था कि मूल बिंदु से परे, यानी मूल रेखा के मूल बिंदु नीचे है तो परे का मतलब ऊपर है। ये जितनी भी बड़ी लंबी लाइन खींचोगे ये अपना हल क्षेत्र ऊपर की ओर ही बताएगा। साथ में x > 0 का मतलब है कि ये इधर का भाग, अब चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, यानी पूरा x धन की ओर। y > 0 का मतलब है y का मान नीचे, यहाँ इस x अक्ष से ऊपर की ओर, इसका मान y अक्ष से दाईं ओर, ये भी लिख सकते हैं। x > 0 का मतलब y अक्ष के दाईं ओर, y > 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको समझना था। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा क्षेत्र आया कि सुसंगत हल क्षेत्र कौन हुआ, सुसंगत हल क्षेत्र वो हुआ जिसमें कि x और y दोनों ही एक दिखाई दें पूरे, यानी ये मेरे पास पॉजिटिव x अक्ष था और ये पॉजिटिव y था, तो यानी ये हो गया, इसको नाम दे देते अपन L, M, N और P। तो ये देखिए L, M, N, P, अब ये खुला भाग है, हल क्षेत्र क्या हुआ, हल क्षेत्र हो गया L, M, N, P। अब ये खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है, बंद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकृति जाकर बंद नहीं हुई, यहाँ खुली रहेगी। इधर ये लंबा जाएगा अनंत तक, x अक्ष भी जाएगा अनंत तक, तो यानी ये भाग इसका हल सुसंगत हल क्षेत्र है, आएगा ना। तो ये सुसंगत हल क्षेत्र यानी फेजिबल सॉल्यूशन तो हो गया। अब ऑप्टिमस सॉल्यूशन ये डिपेंड करेगा z पर, इस पर डिपेंड करेगा z पर। तो यदि z अगर उपस्थित होगा तब आपको निकालना होगा। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। अब मान लो कि ये यहाँ पर ग्रेटर चिन्ह ना कहकर लेस कहता तो क्या होता, देखिएगा इसी प्रश्न में अगर इसने मान लो कि सपोज करो इसको लेस कह दिया, अब मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ।
कि ये लेस चिन्ह बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ आकर आपको देखो क्या करना पड़ेगा कि ये आपको लेस चिन्ह मानना पड़ेगा, ये लेस मानना पड़ेगा, और ये सत्य हो गया। सत्य हो गया तो ये देखिएगा हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, ये से परे की जगह क्या आ जाएगा, की ओर। अब की ओर आया तो डायग्राम में क्या परिवर्तन होगा देखिएगा, ये बता देता हूँ, है ना। अब डायग्राम का चेंजेस देख लेते हैं। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, -1 2 -1 -2, 1 2 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मूल बिंदु की ओर पहले रेखा ये बनाओ, 0 पर 2 है ना पहला पॉइंट, और 3 पर 0, ये रेखा बना दी मैंने। इसके बना देने के बाद में वही डॉट में बनानी है, शुरू से देख कर ही डॉट में बनानी है, ध्यान रखना बाद में आपसे नहीं होगी कॉपी में, ठीक है। तो अभी डॉटेड लाइन बना दी। अब ये देखिएगा इस डॉट लाइन का फिर अब उसने कहा सत्य होने पर मूल बिंदु की ओर, तो रेखा से मूल बिंदु नीचे मानेंगे, यानी मूल बिंदु यहाँ है तो इस काल क्षेत्र इस ओर हो गया, लेकिन ये भाग जो है ना उधर की ओर बताता है। ये क्या बताता है, ये बताता है x ग्रेटर 0, और नीचे से भाग जो ऊपर बताएगा वो कहलाता है y ग्रेटर 0। क्या कहलाता है, y ग्रेटर 0, यानी प्लस x अक्ष से ऊपर चले प्लस y अक्ष से दाईं ओर चले, तो ये y अक्ष के दाईं ओर धनात्मक x और x अक्ष के ऊपर धनात्मक y कहलाता है। अब ये वाला mn और o, ये mn और o, अब सुसंगत हल क्षेत्र कौन होगा यहाँ पर, यहाँ पर सुसंगत हल क्षेत्र हो गया OMN O। अब मैंने इसको बंद में क्यों लिखा, बंद क्षेत्र है ये बंद क्षेत्र हो गया। सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा आया, OMNO। तो ये नीचे की ओर, अब लेस होने पर ये नीचे की ओर हो गया, नीचे की ओर होगा तो बंद क्षेत्र ही आ गया। या तो आप ऐसा ही रखें या फिर इसको छायांकित कर लें पूरा इस तरह से, बाया डॉट लाइन ये छायांकित कर लो पूरा, पेंसिल से भर लेना इसको, पेंसिल से भी आप भर के बता सकते हो इसको। तो ये अपना सॉल्यूशन कहलाता है। तो क्या आपको समझ में आया ये, तो ये इस तरह से हमको सरल करने होंगे। तो जो भी असमीका, सबसे पहले मैंने आपको इसलिए असमीका बताई है कि जो इसके थ्योरेटिकल सवाल हैं उनके लिए पहले आपको इसकी जो एक्सटर्नल लाइन थी वो उसका समझना ज़रूरी था। तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप स्टडी करें, और अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की इसमें इस टाइप को समझने में, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।